बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुल्क की सियासी सूरत हाल से लेकर कराची के अहम तरीन इशूज़ पर बात करेंगे। कुछ ख़बरें हैं, कुछ इत्तलात हैं और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो कि आपसे शेयर करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का आज का ये व्लॉग है। बानी एमक्यूएम ने कल लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एमक्यूएम पाकिस्तान को खूब रगड़ा है, लताड़ा है, यूँ कह लीजिए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर खुलकर बात की है, कब कहाँ कैसे माइनस अल्ताफ़ हुसैन फार्मूला आया और उसकी एग्जीक्यूशन में एमक्यूएम पाकिस्तान के कौन कौन से रहनुमा कब कैसे कहाँ शामिल रहे। इसी पस मंज़र के तनाजुर में कुछ मामलात हैं, मालूमात हैं, वो आपसे शेयर करनी है। इसके साथ ही जैसे तैसे कैसे एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप्स की ज़ुबान से भी स्टैब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत के हवाले से बयान आ गया है, ये क्या मामला है। इसके साथ ही बानी एमक्यूएम पर पाबंदी लगाई गई 2015 में, लाहौर हाई कोर्ट वजह बनी, हाई कोर्ट का फैसला। आज लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के केस में तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जी हाँ, एमक्यूएम लंदन ये कहती है कि जो बानी एमक्यूएम पर पाबंदी लगी वो इसी कानून के तहत बेसिकली लगी थी। क्या कहना है लाहौर हाई कोर्ट का इस तहरीरी फ़ैसले में, ये तहरीरी फ़ैसला आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। इसके साथ ही कराची के स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर भी बात करना चाहिए। एक वीडियो देखिए, इंतहाई खौफनाक, दिल हिला देने वाली। 3 बेटियां और एक बेटा और बाप को मार दिया है स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने। एमक्यूएम पाकिस्तान के एक वफ़द ने बाख्तियार, जी हाँ बाख्तियार कह लीजिए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनसे मुलाकात की है। मरदमशुमारी के इशू पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने के बाद शहबाज शरीफ इस पोजीशन में हैं कि एमक्यूएम को कोई बड़ा रिलीफ दिला सकें या दिलवा सकें। जमात इस्लामी ने एमक्यूएम पाकिस्तान को ज़िम्मेदार करार दिया है आज की सिचुएशन का। कराची की जो आबादी ज़ाहिर की गई है कम। इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरा ख़्याल है कराची के स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर बात करते हैं। मैं आपके सामने इस साल के जनवरी फरवरी मार्च के आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखता हूँ और गुज़िश्ता साल के भी जनवरी फरवरी मार्च के आदाद-ओ-शुमार रखता हूँ। और ये याद रखिएगा, ये आदाद-ओ-शुमार वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। कहा जाता है कि इससे कई बड़ी गुना तादाद ऐसी है जो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। लोग कहते हैं कि डाकुओं से, स्ट्रीट क्रिमिनल से छूटकर फिर पुलिस को जब रिपोर्ट करने जाते हैं और पुलिस जैसे तंग करती है तो बेहतर है कि जो छिन गया और उससे आगे की बस बात ना की जाए। 147 अफराद को कराची शहर में इन इब्तदाई 3 माह में कत्ल किया गया है, जनवरी, फरवरी और मार्च में। गुज़िश्ता साल 111 लोगों को कत्ल किया गया था। इस साल 286 अफराद सिर्फ ज़ख्मी हुए हैं इन सारे फायरिंग के और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वारदातों में। 3 माह के दौरान टोटल जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं 21,499 हैं। गुज़िश्ता साल 21,244 हुए थे। जो मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं रवां 3 माह में 1244 हैं। गुज़िश्ता साल के 3 माह में 1250 मोटरसाइकिलें छीनी गई थी। साल के इन 3 माह में जो मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं कराची वालों से 7,073 हैं। गुज़िश्ता साल यही फिगर 7,114 थी। गाड़ियाँ भी छीनी जाती हैं कराची वालों से। गुज़िश्ता साल 536 कारें छीनी गई थी और इस साल 559 कारें जो है कराची वालों से छीन ली गई हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये वो आदाद-ओ-शुमार हैं जो सिर्फ रिपोर्ट होते हैं। कहा यह जाता है कि बड़ी तादाद ऐसी है जो रिपोर्ट ही नहीं होती और उसकी वजह पुलिस का रवैया होता है। अच्छा चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फैसल सब्ज़वारी हैं, वफाकी वज़ीर हैं पोर्ट एंड शिपिंग। उन्होंने ये कहा है कि जी हमें मजबूर किया गया था इमरान खान की काबीना में शामिल होने के लिए और जब हम नहीं मान रहे थे ये बात तो हमारे कारकुनान को जबरी तौर पर गुमशुदा या लापता कर दिया गया। ये बात उन्होंने की है। हामिद मीर जियो न्यूज़ के कैपिटल टॉक के मेज़बान हैं उनके प्रोग्राम में। लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने ये नाम तो नहीं लिया कि वो दौर कौन सा था। जनरल फैज़ साहब थे, फैज़ हमीद साहब साबिक़ DGI थे और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अब इमरान खान की जो हुकूमत है उसके ख़ात्मे के हवाले से जो तहरीक अदम-ए-एतमाद आई वो कौन लेकर आने वाले थे और उसमें एमक्यूएम का किरदार क्या था कि एमक्यूएम उस काबीना से वापस निकली जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनके मुताबिक शामिल करवाया था। ये क्या मामला है इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करता हूँ। और फिर वो ये बात कहने से कासिर रहे कि जी
इस कैबिनेट से उनको निकालने में किसका किरदार था और किसका किरदार नहीं था। अच्छा जी, मरदमशुमारी के हवाले से शहबाज शरीफ से मुलाकात की है MQM पाकिस्तान के वफ़द ने। वफाकी वज़ीर कह लीजिए कि IT अमीनुल हक साहब भी थे और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब भी थे, और MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इन सारे इश्यूज़ पर। लेकिन जो कराची जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने इस सारी सूरत हाल को करार दिया है कि 2017 में भी जब नून लीग का दौर था और जाली मरदमशुमारी की मंजूरी हो रही थी तो MQM उनका पार्ट थी, कैबिनेट का हिस्सा थी, और आज जब ये डिजिटल मरदमशुमारी हुई है तो कराची वालों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसमें भी MQM वजारतों के साथ नून लीग का हिस्सा है बाकायदा। और हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के अवाम की बड़ी बदकिस्मती ये है कि उनका मैंडेट लेने वाली पार्टियों यानी PTI और MQM ने ही कराची की आधी आबादी गायब करने के अमल को कानूनी जवाज़ फराहम किया है। अच्छा, इसके साथ ही अहम ख़बर क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जी अहम ख़बर यह है कि बानी MQM पर पाबंदी आयद की गई थी 2015 में, और वो पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने की थी। और इस पर अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से उनके आमदन असासे और दीगर हवाले से रेफरेंसेस आ चुके हैं, उस पर तो खुलकर मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। आज क्या हुआ है, जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, उन्होंने हारून फारूक हैं पटिशनर, इनकी दरख्वास्त पर जो बगावत का केस होता है या बगावत का जो कानून है उसको कलअदम करार दे दिया है, पूरे कानून को, उसका तहरीरी फैसला जारी किया है। क्या कहा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जी अदालत ने ये कहा है कि दफ़ा 124A बुनियादी हकूक़ से मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए इसे मुकम्मल ख़त्म किया जाता है। अगर ये दफ़ा बरकरार रही तो आज़ाद प्रेस के लिए मुस्तकिल ख़तरा बना रहेगी। अभी मीडिया की बात है इस ऑर्डर में, फिर उसके बाद नीचे जो है वो फिर पॉलिटिकल हवाले से भी इस पर बात की गई है। फ़ैसले में कहा गया है कि कानून की हुक्मरानी में आज़ाद प्रेस अहम उनसर है। हकीकी आइनी जमहूरियत में मीडिया का काम लोगों तक मालूमात पहुँचाना है। मुल्की आइन के तहत दफ़ा 124A बरकरार नहीं रह सकती। दफ़ा 124A वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ तनकीद रोकती है, जबकि आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय का हक़ देता है। बेसिकली एक जो केस था वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ था कि जी सहाफ़ियों के ऊपर बगावत लगाई जाती है, इसलिए इस तनाजुर के अंदर इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको पॉलिटिकल हवाले से भी इसके ऊपर वजाहत की है। अदालत ने कहा है कि फ़ैसले के मुताबिक अगर दफ़ा 124A को रहने दिया गया तो मीडिया भी इसका शिकार हो जाएगा। वक्त का तकाजा है कि नफ़रत अंगेज़ तकरीरों के ख़िलाफ़ हत्ता के इज़्ज़त के कानून को मजबूत किया जाए। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, ये नफ़रत अंगेज़ तकारीर यानी कि बानी MQM की भी नफ़रत अंगेज़ तकारीर थी। कोर्ट ने कहा है कि ये बगावत के ज़मरे में ना ली जाएँ, हत्ता के इज़्ज़त का जो कानून है, सिविल जो केसेस हैं वो दायर किए जाएँ, उसको मजबूत किया जाए। सियासी मुखालफीन में मोहब्बत नहीं होती, इसलिए वो जो कुछ भी कहेंगे वो 124A की जद में आ जाएगा। ये सियासी और पॉलिटिकल हवाले से कोर्ट ने इसको बताया है। फ़ैसले में मज़ीद कहा गया है कि हमने सियासी मैदान में केसेस के दौरान गहरी दुश्मनी भी देखी हैं। सियासी जलसों में सूबाई और वफाकी ओहदों पर फाइज मुखालफीन के लिए नफ़रत देखी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि दूसरे सियासी ग्रुप का फ़र्द ये जुर्म कर रहा है, यानी कि दफ़ा 124A। कोर्ट ने ये कहा है कि जी 124A की जो सेक्शन है वो नौ आबादियाती दौर की बाक़ियात है। वक्त आ गया है कि इसे आखिरी आरामगाह तक पहुँचाया जाए, और इस सिलसिले में कोर्ट ने इसे अब कलअदम करार दे दिया है। अब जो MQM लंदन हैं उनकी बाज़ अहम शख्सियात भी ये समझती हैं, और ज़ाहिर है कि अगर वो ये समझती हैं तो उन्हें इसकी तशरीह के लिए ज़ाहिर है कि कानूनी टीम से ना सिर्फ रब्ता करना पड़ेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि उन्हें इस मामले को इस तनाजुर में फिर किसी कोर्ट से रजू करना पड़े कि क्या बानी MQM के ख़िलाफ़ भी इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का इशू था और फिर उस तनाजुर के अंदर उन पर पाबंदी आयद की गई, तो पाबंदी ख़त्म होती है या नहीं होती। अच्छा, बानी MQM ने बात की है कि जी उनको माइनस करने के लिए जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उसने MQM पाकिस्तान की जो क़यादत है
वो 2012 से जो है वो बानी एमक्यूएम की जो प्रॉपर्टी केस था इसके अंदर अहम किरदार अदा करना शुरू किया। इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन जो अहदों के ऊपर शख्सियात हैं वो बरतानिया गईं, दुबई गईं और वहाँ से सबको चैनलाइज किया गया, रिकॉर्ड हासिल किया गया। उसके बाद फिर केसेस बनाने के हवाले से पूरी की पूरी फ़ाइलें तैयार हुई। इस सिलसिले में बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये काम 2012 में नहीं बल्कि शायद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी दौर के अंदर, उनकी दौरे हुकूमत के अंदर ही शुरू हो गया था। इसके मुख्तलिफ या मुल्की या आलमी हालात हो सकते हैं, या ये तय करना था कि बानी एमक्यूएम को माइनस करना है, लेकिन कहा यह जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये काम हकीकत में दरअसल जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के दौर में ही शुरू हो गया था और फिर इसकी एग्जीक्यूशन फिर जब आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत थे, यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो ये बैकडोर के ऊपर ये मामला फिर आगे बढ़ा तेज़ी के साथ। और फिर जैसे जैसे इमरान खान ऊपर आते गए तो ये मामला और तेज़ी के साथ पॉलिटिकल हवाले से इमरान खान ने संभाला, और जो काम बैकडोर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का था नेशनल और इंटरनेशनल फोर्सेस के ज़रिए, वो फिर ज़ाहिर है कि उनका काम था। अब एक तस्वीर भी दिखाई है, उसकी मुख्तलिफ फुटेजेस हैं जो कि जो बरतानवी हाई कमीशन का वफ़द है वो मुलाकात कर रहा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब थे और नसरीन जलील साहिबा और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से। तो एक तौजीह ये पेश की है कि ये ना सिर्फ मकामी जो कह लें इस्टेब्लिशमेंट है उसने, बल्कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट या बहुत सारे मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया कि माइनस अल्ताफ़ हुसैन करना है। और जब ये लंदन प्रॉपर्टी केस का फ़ैसला नहीं आ रहा था तो बानी एमक्यूएम ने यह कहना है कि उसके बैकडोर के ऊपर ये यकीन दहानियाँ कराई गई थी एमक्यूएम पाकिस्तान को कि जी हाँ, हम कर रहे हैं माइनस एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन को, और ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारी की सारी एमक्यूएम पाकिस्तान की हैं। अब बानी एमक्यूएम का ये कहना है कि जी 2016 में बेसिकली जब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि डॉन अखबार में छपी है, जिसमें ये कहा गया कि बानी एमक्यूएम अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की उस पोजीशन में नहीं है, और जब वो पोजीशन में आ जाएंगे तो फिर उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको दे दी जाएंगी, लिहाजा तब तक के लिए उनकी ज़िम्मेदारियों को मुअत्तल किया जा रहा है। तो कहाँ से उन्हें तंजीम से निकाला गया है? उन्होंने कहा कि उन्हें तंजीम से निकाल कर ये तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद उन्होंने कोई अलग से तंजीम बनाई है। एमक्यूएम पी बेसिकली 2016 के बाद बनी है, 22 अगस्त के बाद। एमक्यूएम तो एमक्यूएम पहले से मौजूद थी, जिसका एमक्यूएम लंदन का सेक्रेटरीट भी लंदन के अंदर मौजूद था, उसकी एक्टिविटीज़ भी मौजूद थी, और ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली बुनियादी तौर पर 2016 के बाद नहीं बल्कि 2016 से पहले ख़रीदी गई हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट ऑफ अपील उनके पास एक राइट है और वहाँ से भी जाएंगे, उसको अप्रोच करेंगे, और अगर उनकी बात ना सुनी गई तो उनके पास एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। ये थी आज की तफसीलात। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नया ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, और इसके साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।